यूपीएससी 2016 प्रश्न पत्र विवेचना में एथिक्स पेपर में पूछे गए प्रश्नों की हम विवेचना कर रहे थे। आज प्रश्न 6 जो पूछा गया हैगा उसकी विवेचना हम करेंगे और देखेंगे कि उसका उत्तर कैसे निकल के आता है। और इस प्रश्न में जो टर्म दी गई हैं या जिन विषयों को पूछा गया है उस विषय में हम क्या क्या लिख सकते हैं। प्रश्न जो पूछा गया है वो जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश द्वारा रूपित हो जाती हैं जिनमें हम बड़े होते हैं। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियां एवं मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतंत्र एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए। ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है। जब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बनाया है और हकीकत में इसमें जो बात पूछी गई है वो उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा ये प्रश्न बनाया है। लेकिन प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न इसलिए बनाया है कि आपको समझने में और आपको निर्णय लेने में कितना टाइम लगता है और आप सही निर्णय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कि पूछा क्या है और लिखना क्या है। हकीकत में इसमें जो चीज पूछी है वो अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ये इसका कोर सब्जेक्ट है। और इस कोर सब्जेक्ट को लेकर के कि अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे वो व्यक्तित्व में आती हैं और इन अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है और आधुनिक परिवेश में। अब जब अभिवृत्ति के बारे में अगर हम सोचते हैं या उसको हम लेकर के चलें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो उसके पहले हमें जानना वास्तव में जरूरी होगा कि अभिवृत्ति है क्या। और अभिवृत्ति को जानना है तो प्रवृत्ति जानना पड़ेगा, प्रवृत्ति को जानना है तो वृत्ति को जानना पड़ेगा। ये तीन बातें, वृत्ति, प्रवृत्ति और अभिवृत्ति, ये एक दूसरे से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं या एक दूसरे से ये निकलती हैं। अब लेकिन इन तीन टर्म को जब हम समझेंगे तो उसके पहले फिर हमको समझना पड़ेगा कि परंपराएं क्या होती हैं, मान्यताएं क्या होती हैं और मूल्य कैसे बनते हैं। क्योंकि जब तक ये तीन चीजों को हम नहीं समझते हैंगे कि परंपराएं, मान्यताएं और मूल्य ये कैसे निकलते हैं और इनसे फिर वृत्ति और प्रवृत्ति कैसे प्रभावित होती है और उस प्रभाव से जो आउटकम निकल के आता है वो होता है अभिवृत्ति। तो हकीकत में ये 6 टर्म हैं कि परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य, वृत्ति, प्रवृत्ति और अभिवृत्ति। और जब इनमें कोई दोष आ जाए, इनमें कोई खोट आ जाए या ये नियमों के अनुसार न हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये रूढ़ी हो गई, ये रूढ़ियां बन जाती हैं और ये फिर कन्वर्ट होती हैं रूढ़ियों में। और रूढ़ियों को लेकर के जब समाज चलता हैगा तो एक समय तक तो समझ में आ सकता है, लेकिन लंबे समय तक रूढ़ियों को बर्दाश्त समाज के लिए कर पाना संभव नहीं होता है। और समय समय पर ऐसी रूढ़ियों का या ऐसी मान्यताएं, ऐसी परंपराएं या ऐसे मूल्य जिनमें दोष आ चुका हैगा तो उनको जो है समाज को छोड़ की कोशिश करनी पड़ती है और समाज छोड़ता भी हैगा। तो वही बात यहाँ पूछी है कि आज के वर्तमान परिवेश में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी अभिवृत्ति में तो हैं लेकिन उनमें दोष है, उनमें खोट है, जो वर्तमान परिवेश को कोरिलेट नहीं करती हैं, कोप अप नहीं करती हैं। ये तो ऐसी अवांछनीय मूल्य या ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है। कुल मिलाकर के पूछने का उद्देश्य प्रश्नकर्ता का इतना ही है कि वर्तमान में जो रूढ़ियां हमारे समाज में चल रही हैं या हम जिन रूढ़ियों पर विश्वास करते हैं, जिनको लेकर के चल रहे हैं, उनका उन्मूलन कैसे करें और उनको सिविल सेवा में कैसे उनको लेकर के आए।
इतना कुल मिलाकर के प्रश्नकर्ता का उद्देश्य है। तो देखते हैं कि इसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं। लेकिन ये अगर इतनी सारी बातें हमको समझनी है तो ये काफ़ी लंबा व्याख्यान हो जाएगा और उतना संभव नहीं है एक वीडियो में कवर करना। आगे कभी मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला आएगी तब मैं उसमें ये सारी चीज़ें कि मान्यताएं क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, मूल्य क्या होते हैं, वृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है और कैसे दोष आने से वो रूढ़ियां बन जाती हैं और उन रूढ़ियों से समाज को क्या क्या नुकसान होते हैंगे और कैसे समाज रूढ़ियों में बंध करके अपना भविष्य आने वाली पीढ़ियों का उससे बर्बाद होता हैगा। तो ये सारी बातें कभी जब श्रृंखला आएगी मेरे व्याख्यानों की तब अपन उसमें देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। अब उत्तर में देखते हैं कि अभिवृत्ति। लेकिन इस प्रश्न को जब हम बनाएंगे तो उसमें पहला पार्ट जो होगा वो होगा भूमिका का, दूसरे पार्ट में विवेचना और तीसरे पार्ट में कि ये बदलाव कैसे ला सकते हैं और उसके बाद में उसको हम कंक्लूड कर देंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे। तो जो पहला पार्ट है, जो भूमिका का पार्ट है या प्रस्तावना का पार्ट है, जो रिलेवेंस हमको लिखना होता हैगा उसमें, तो या तो उसमें हम परिभाषा लिखते हैं और या फिर प्रश्न की डिमांड के हिसाब से उसका रिलेवेंस लिखते हैं कि जो प्रश्न में पूछा गया है वो प्रासंगिक है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे एक बात जो निकल के आती है प्रश्न को पढ़ने के बाद में वो ये आती है कि चूंकि समाज बदल रहा हैगा, भारत में बदलाव बड़ी तेजी से हो रहे हैंगे, शिक्षा की पद्धतियां भी बदली हैंगी, आधुनिक शिक्षा आ गई है अब, और उसके साथ साथ शासन की पद्धतियां भी बदल रही हैं। अब शासन के वो पुराने तौर तरीके लागू नहीं हो सकते हैं जो पहले हुआ करते थे। अब शासन करने में जैसा कि हमने सेकेंड ARC की रिपोर्ट में देखा है कि वहां पर नैतिक शिक्षा, नैतिक आचरण और नैतिक संहिता को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब केवल शासन नहीं चल रहा है, अब सुशासन और सुशासन से नैतिक शासन की ओर जाने का समय है। तो इस तरह से जब ये बदलाव चल रहे हैं तो इन बदलाव के समय में अगर हमारे व्यवहार में, हमारी आदतों में, हमारे तौर तरीकों में बदलाव अगर नहीं आता हैगा तो वो कोरिलेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, वो एक दूसरे को कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो प्रशासन कुछ चाहेगा, समाज कहीं भागेगा, समाज कुछ चाहेगा, प्रशासन कुछ और करेगा। इसलिए ये बात प्रासंगिक है कि आधुनिक सामाजिक परिवेश, शिक्षा एवं शासन पद्धति में बदलाव के कारण अभिवृत्तियों यानी कि हमारी आदतें, हमारी रुचि, हमारा सोच समझना, हमारा व्यवहार, इसमें भी अब बदलाव आवश्यक है। तो ये एक बात हमने लिखी उसके रिलेवेंस की कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्रासंगिक है और वो ठीक है। अब ये बदलाव आवश्यक क्यों है, क्योंकि तो यहाँ पे अभिवृत्ति की जो कम से कम प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं या कम से कम अभिवृत्ति को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे किया हैगा। और इसको जितने कम से कम शब्दों में आप लिख सकें उतने कम से कम शब्दों में आप लिख सकते हैं, अपना कथन बना करके, अपना वक्तव्य बना करके आपकी समझ खड़ी हो जाए कि इसमें लिखना क्या है। इसलिए मैंने ये 5 बिंदु लिखे हैं, क्योंकि जन्मजात नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। अब अभिवृत्ति जो है, हमारा एटीट्यूड, ये हम जन्म से माँ के पेट से लेकर के नहीं आते हैं, ये डेवलप होता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे ये ग्रो होता हैगा और एक निश्चित तरह से ये आकार लेता हैगा। उसी तरह से वातावरण और परिवेश से अनुभव द्वारा अर्जित होती है। जब हम बोल नहीं पाते हैं ठीक से या चल नहीं पाते हैं ठीक से या समझ नहीं पाते हैं ठीक से, तब भी जो हमारे आसपास का वातावरण है, जिस तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं, जिस तरह के परिवेश में हमारा लालन पालन होता हैगा और जिस तरह की एक्टिविटीज में हम भी इन्वॉल्व होते हैं, उससे हम कोई बताए या ना बताए लेकिन हमारा अनुभव, हमारी मेमोरी उससे डेवलप होती रहती है और हम चीजों को अनुभव करते रहते हैं। और उस अनुभव में भी तुलनात्मक अध्ययन जो है वो हम वहां भी करते हैं। और ये जो चीज आती है ये सब हमें कहाँ से आती है, जो परिवेश बनता है या परिस्थिति बनती है वो कहाँ से आती है कि पहले माता पिता हमारे गुरु होते हैं, फिर परिवार जो है उसमें लोग बाग होते हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं या समझते हैं, समुदाय होता है हमारा, समाज होता है, मोहल्ला होता है, वहां से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फिर स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारे भीतर आती हैं। हम मूवीज देखते हैं, मूवीज से बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं और लोगों की सलाह और सूचनाएं जो मिलती हैं उनसे। तो इन सारी बातों से जो कुछ भी अनुभव हम ले रहे हैं
किसी भी प्रकार से, वो बोध भी हो सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है, वो आदत भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता हैगा। तो ये सब मिलकर के जो है हमारा जो है एक प्रकार से झुकाव, हमारा एक प्रकार से लगाव किन्हीं किन्हीं चीजों के प्रति निश्चित कर देता हैगा। तो व्यक्ति, वस्तु, समूह, संस्था, मूल्य अथवा मान्यता के प्रति झुकाव, तो हमारा जो नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक झुकाव होता है या लगाव बन जाता हैगा इन चीजों के प्रति, किसी वस्तु विशेष के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी समूह विशेष के प्रति, किसी संस्था विशेष के प्रति, ये हम अपने आप में खड़ा कर लेते हैं उन मूल्यों को कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये करना है, ये करना हैगा। और इसी तरह से फिर वो हमारी मान्यता बन जाता है कि नहीं हम अब जिंदगी भर ऐसा ही करते रहेंगे। तो ये अभिवृत्ति के अंतर्गत कि ये सब जब हम करते रहते हैं तो सबका जो मिला जुला स्वरूप होता हैगा वो बनता है हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी। और ये सब मिलकर के इस तरह से जो आकार देते हैं हमारे पूरी पर्सनालिटी को, वो चाहे उठने बैठने के तौर तरीके हों, देखने सुनने के हों, करने के हों, समाज में व्यवहार कैसे करेंगे, समाज के बाहर कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, इंडिविजुअल जब होंगे, व्यक्तिगत जीवन में होंगे तो कैसे करेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कैसे करेंगे। तो ये सारा एक कंप्लीट पैकेज जो है ये हम अपने साथ में जो जो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने साथ में इंक्लूड करते जाते हैं। और उसके द्वारा फिर जब हम अपना व्यवहार करते हैं, अपना क्रियाकलाप करते हैं समाज में, तो वो एक प्रकार से हमारी अभिवृत्ति कहलाता है। हमारा एटीट्यूड होता है कि हर चीज के प्रति हमारा किस तरह का एटीट्यूड है। हम जब बोलते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम जब सुनते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम जब खाते पीते हैं हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम जब ग्रुप में चलते हैं तब हमारा एटीट्यूड क्या होता है, टीम मैनेजमेंट होता है, जब टीम भावना का की बात होती है हम वहाँ कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सब मिलकर के जो है ये अभिवृत्ति के पार्ट या अभिवृत्ति के टुकड़े टुकड़े हैं जो आपके व्यक्तित्व के हर पक्ष में आपको डिफाइन करते हैं कि ये इस पक्ष में ऐसा करेगा, इस पक्ष में ऐसा करेगा। लॉ एंड ऑर्डर के प्रति आपका क्या एटीट्यूड होता है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति आप सम्मान रखते नहीं रखते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप नियमों का पालन करते हैं नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें जो हैं ये इसमें हम लिख सकते हैं, और लेकिन जितने कम से कम शब्दों में हो, क्योंकि ये भूमिका वाला पार्ट हैगा, तो इसको अपने हिसाब से वक्तव्य बना करके, अपने हिसाब से वाक्य बना करके आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अवांछनीय मूल्य एवं अभिवृत्तियों की विवेचना। तो मैंने यहाँ पे ये बहुत सारी लगभग 20 चीजें लिखी हैं जिनमें आज के परिवेश में देखते हैं अगर, तो इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष समाज में हमें दिखता है, और जिसका आचरण, वो दोषयुक्त आचरण जो है समाज में लोग कर रहे हैं। और जब इसी परिवेश में बड़े होते हैं और सिविल सेवक भी इसी परिवेश से चुने जाते हैं, तो उनकी अभिवृत्ति में, उनके एटीट्यूड में भी ये चीजें इनबिल्ट आती हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें दोष आ चुका है, और उनको वहां पर लिख करके उनके आगे एक एक लाइन में हमको उसकी हल्की सी विवेचना लिखनी है कि इससे क्या होता है या ये क्या होता है। तो जैसे छुआछूत की प्रथा है, जाति प्रथा है, लिंग भेद है, अमीर गरीब का हिसाब किताब करते हैं हमारे यहाँ, विकलांग समर्थ में भी भेद होता हैगा, असहिष्णुता ये मुद्दा आजकल बहुत चल रहा हैगा, आज्ञाकारिता का अभाव कि ओबीडियंसी लोग कहना नहीं मानते हैं, अंधविश्वास ये रूढ़िगत मान्यताएं जो है हमारी अंधविश्वास में आती हैं, मत भिन्नता के प्रति असम्मान, कोई अगर हमारे कहने से को समझ नहीं रहा है या वो हम जो कह रहे हैं उससे अगर वो अलग मत रखता हैगा तो उसको जो है फिर हम हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे ही झूठ बोलना, बहाने बनाना, असत्यता, ये बहुत बड़ा एक मूल्यों में दोष आया है कि लगभग ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि हर वक्त बहाने बनाना किसी भी बात के लिए। उसी तरह से पढ़े लिखे समाज में भी ये बातें होती हैं। टैक्स चोरी, सब लोग टैक्स बचाने के चक्कर में जुगाड़ करते रहते हैं हमेशा। भ्रष्टाचार ये देश की बहुत बड़ी एक समस्या है जो नैतिक आचरण के विपरीत है, नैतिक मूल्यों के विपरीत है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। इसी तरह से दहेज प्रथा, पढ़े लिखे लोग भी अभी भी दहेज में जो है उनकी आस्था बरकरार है, जो कि एक रूढ़ी है हमारी मान्यताओं में कहें
या हमारे मूल्यों में कहें। इसी तरह से आदतों में देखते हैं तो बिजली, पानी और भोजन का अपव्यय, ये एक साधारण सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये हमारे एटीट्यूड में या हमारे तौर तरीकों में होना नहीं चाहिए कायदे से। पर्यावरण के प्रति उदासीनता, कि गंदगी फैलाते रहना, स्वच्छता रखना नहीं है, पेड़ पौधे लगाना नहीं है, और अगर है भी तो उनको नुकसान पहुंचाना, ये एक जो समाज में पाया जाता है लोगों में आचरण, तो उसको यहाँ लिख सकते हैं। स्वच्छता के प्रति उदासीनता, यातायात के नियमों की अवहेलना, सत्यनिष्ठा का अभाव, सर्वधर्म समभाव का ना होना। ये भी है कि हमारा जो कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं, तो हमारे यहाँ सब प्रकार के धर्म हैं। दुनिया में जितने धर्म हैं वो सब हिंदुस्तान में तो पाए ही जाते हैं, कहीं और मिले या ना मिले। तो वहाँ पे अगर हम उदारवाद नहीं रखेंगे और सर्वधर्म समभाव नहीं होगा हमारा, तो ये एक खोट है हमारे मूल्यों में। और भौतिकतावाद के प्रति, कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आज सबको सब चीज़ें चाहिए होती हैं, जरूरत है या नहीं है, या उसकी उपयोगिता है या नहीं है, लेकिन सब चाहिए। अब यहाँ मैंने 20 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये 20 की 20 वहाँ नहीं लिखाएंगी आपके उत्तर में। प्रश्न की डिमांड के हिसाब से और प्रश्न में जो समय सीमा है, शब्द सीमा है, उसके हिसाब से 2 या 3 चीज़ों को इसमें से उठा करके, जो समाज में भी हैं और जिनकी प्रासंगिकता सिविल सेवा में ज़्यादा होती है। तो सिविल सेवा में जिन चीज़ों की प्रासंगिकता है बनती है, उसमें एक तो ये भ्रष्टाचार आता हैगा। दूसरा, वर्तमान समय में जो योजनाएं सरकार चलाती होती हैंगी, हमको उनमें देखना चाहिए कि उनमें कौन कौन सी रूढ़ियां समाज लेकर के चल रहा हैगा। तो उसमें जैसे ये एक तो पर्यावरण का मामला चलता हैगा, स्वच्छता का मामला आजकल हमारे यहाँ चल ही रहा हैगा। इसी तरह लिंग भेद का, हमारे यहाँ जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या वाला मामला ये चलता है, तो इसको हम लेकर के लिख सकते हैं। उसी तरह से सर्वधर्म समभाव, क्योंकि कम्युनल एक्टिविटीज ये हमारे एक ज्वलंत मुद्दा होता है हमेशा हमारे उसमें। तो ये ऐसी चीजों को जो वर्तमान परिवेश में सरकार किन चीजों पे फोकस कर रही है और उनमें क्या क्या विषमताएं हैं, वो यदि वहां हाईलाइट करते हैं तो वो क्वेश्चन की डिमांड भी बनती है और रिलीवेंस भी बनती है उनकी। तो उन चीजों को जो एग्जाम हो रही होती है उस समय पे कौन कौन सी समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं या खड़ी हो गई हैं, या सरकार किन किन समस्याओं पे काम कर रही है, तो उनको उठा करके वहां पर लिखना है। और उनकी विवेचना में 1.5 लाइन 2 लाइन से ज्यादा किसी में नहीं लिखना है। 3 पॉइंट या मैक्सिमम 5 पॉइंट से ज्यादा लिखना नहीं है। बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है। शब्द सीमा, समय सीमा, जितना कॉम्पैक्ट जवाब बनेगा, जितना सारगर्भित, बात यह है कि आपकी समझ निकल के आना है। ज्ञान नहीं पूछा है उसने कि आप पूरा लिटरेचर लिख दो, उसमें आपकी समझ निकल के आनी चाहिए वहां पे। तो वो मुद्दे, प्रासंगिक मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, या सरकार जिन मुद्दों पे सक्रियता से काम कर रही होती है, कि हमको उन मुद्दों को उठा करके, ये 20 मुद्दों में से कोई ना कोई मुद्दा उस समय भी चल रहा होता है जिस पे सरकार भी काम कर रही होती है और समाज में भी जो है उसमें बवाल मचा हुआ होता है। तो उनको उठा करके और उनकी विवेचना करके कि भाई ये चीजें जो है ये अवांछनीय है और इनमें जो है इनका उन्मूलन होना चाहिए और इनको जो है समाज से अब जाना चाहिए। इनकी अब समाज में प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, क्योंकि परिवेश बदल गया है, वातावरण बदल गया है और हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं, आधुनिकता आ गई है, शिक्षा पद्धति बदल चुकी है, प्रशासन की पद्धतियां बदल रही हैं। और अब यदि आगे चलना है दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके, तो अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। आदतें, सोच, विचार और व्यवहार, इन सब में जो है हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब अवांछनीय मूल्यों का उन्मूलन एवं सामाजिक मूल्यों का संवर्धन। जब ये 2 मुद्दों पे हम काम करते हैं, तो उससे कुल मिला के जो आउटकम निकलता है वो ये होता है कि पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में और उनके परिवेश में एक स्वस्थता आती है, जहां से कि रूढ़ियां निकलती हैं और अच्छे मूल्यों का संवर्धन होता है, वो बढ़ते हैंगे। और उसको ध्यान में रख करके एक प्रशासक की तरह सोचना है, न कि किसी विद्यार्थी की तरह। हम आईएएस की एग्जाम दे रहे हैं, किसी क्लास की एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो सोचने का एटीट्यूड है या जो आपका सोचने का तरीका है, वो एक प्रशासक जिसके पास अधिकार भी हैं, जिसके पास में कानून भी है, जिसके पास में योजनाएं भी हैं और योजनाओं को लागू करने के लिए धन भी है, सारे रिसोर्सेज आपके पास में है, तो आप किस तरह से डिसिजिव एटीट्यूड के साथ में इन मुद्दों पे काम करेंगे। और उसमें शिक्षा में हर स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण और सकारात्मक विकास पे बल, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप काम करेंगे तो आपके पास में चूंकि अधिकार भी हैं, आपके पास में योजनाएं भी हैं, आप लागू भी करते हैं, आप उनका निरीक्षण भी करते हैं, तो आप इस बात पे ध्यान दोगे कि
छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, केवल वो पुस्तक पढ़ के और एग्जाम दे करके बुकिश हो करके ना रह जाए। उनका व्यक्तित्व जो है वो चौतरफा विकसित हो, खेल कूद में भी हो, नैतिक मूल्यों में भी हो, सामाजिक मूल्यों में भी हो, और एक डायनेमिक पर्सनालिटी, शिक्षा के साथ साथ क्लास पास करने के साथ साथ एक पर्सनालिटी जो उसकी बने वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी बने। उसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा की अनिवार्यता और उसमें सकारात्मक मूल्यों पर बल। अब ये एक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलता है और उस प्रौढ़ शिक्षा में लोग बाग आते हैं, नहीं आते हैं, कोई लागू करता है, कोई नहीं करता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, या उनको केवल साक्षरता के स्तर तक लगा करके और वहां से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी योजना को या इसी कंसेप्ट को अगर अनिवार्यता के साथ में लागू किया जाए और उसमें जो उद्देश्य है उसका, उसमें सकारात्मक मूल्यों पे भी जो है बल दिया जाए अगर, तो ये लोग जो है जब समाज में जाते हैं, अपने अपने परिवार में जाते हैंगे, तो वो उन सकारात्मक मूल्यों को यदि प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो उनका पारिवारिक माहौल जो है, पारिवारिक परिवेश जो है वो अपने आप रूढ़ियों को छोड़ने लगता है और उनमें अच्छे मूल्य जो है वो बढ़ने लगते हैं। इसी तरह सामाजिक परिवेश को उदारवादी बनाने पर बल। अब जहां पर भी प्रशासन में लोग काम करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जिस समाज में काम कर रहे हैंगे या वो जिन लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग मान्यताओं के होते हैंगे, अलग अलग विचारधारा के होते हैंगे, तो उन सबको साथ में लेकर के और उन सब के बीच में एक उदारवादिता का गुण, कि सारे समूह, सारे समाज या सारे धर्मावलंबी, सारे मतावलंबी एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हो, एक दूसरे के प्रति उदार हो और एक दूसरे की बातों को समझने में और उनको कोऑपरेट करने में, उनको सहयोग देने में वो कंट्रीब्यूट करे। ये काम प्रशासक कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशासक सबके ऊपर है। सारे समाज उसके अंडर में है, सारे धर्मावलंबी उसके अंडर में, सारे मतावलंबी उसके अंडर में, शिक्षा उसके अंडर में है। उसी तरह से जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं पे बल देना। अब ये एक योजना ऐसी हैगी जिससे सामाजिक मूल्य के नाते भी मैसेज जाता है, नैतिक मूल्यों के नाते भी मैसेज जाता है, और जो लिंगानुपात है, मेल फीमेल का रेशो, वो एक आउटकम है उसका। बट उसके साथ में जो इनबिल्ट मैसेजेस हैं परिवार के लिए, समाज के लिए और परिवार के सदस्यों की मानसिकता कि वो लड़के लड़की में भेद न करें, लड़की को भी उतने ही सम्मान से पढ़ाए लिखाए, उसका लालन पालन भी उतने ही सम्मान से करे जितना वो लड़कों के उससे करते हैं। तो ये जो योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं आती हैं जिनसे समाज के एक उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ उसमें मैसेज भी जाता है समाज को। ऐसी योजनाओं को पे बल देने का मतलब कि इनको पूरी इफिशियंसी से, पूरी शिद्दत से, पूरी दक्षता से इनको लागू करना, इनकी मॉनिटरिंग करना और इनके आउटकम को देखना। उसी तरह से जब ये सब काम करते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी संस्थाएं चलती हैं हमारे समाज में, आंगनवाड़ी जैसी संस्थाएं, इन संस्थाओं का भी हम व्यापक उपयोग कर सकते हैं। व्यापक का मतलब ये हुआ कि आंगनवाड़ी में जनरली वो बच्चों की देखभाल का काम होता है या उनको जो है उनकी परवरिश की बातें होती हैं उसमें। तो इन जैसी संस्थाओं को जहाँ पर कि बच्चा बढ़ता है, उनके पास में ऐसा परिवेश बन जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए और वो अपने अनुभव से ऐसी चीजों को ग्रास्प करें जिनमें रूढ़ियां ना हो और जिनमें अच्छे मूल्य हों, अच्छे गुण हों और अच्छी बातों को वो वहां पर सीखें। तो ये इस प्रकार से हम समाज में और पारिवारिक परिवेश को स्वस्थ बना करके इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं जिससे समाज में मूल्य स्थापित हो और रूढ़ियां निकल जाएं। आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों के लिए अभी हमने परिवार और समाज के संबंध में देखा था, लेकिन जो प्रश्न में पूछा हैगा वो उसका जवाब यहाँ पे कि सिविल सेवकों के प्रशिक्षण में मूल्यों पर आधारित गुणात्मक सुधार, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय पर बल, विविधता में एकता पर बल, अंत्योदय की संकल्पना को व्यवहार में लाना, द्वितीय लोक सेवा सुधार आयोग की आचार संहिता एवं नैतिक संहिता का पालन करवाना। अब ये जब लोक सेवक चुन के आता है तो उसके बाद प्रश्न में भी यही पूछा है कि आकांक्षी और कार्यरत। आकांक्षी मतलब जो लोग आने वाले हैं
और कार्यरत मतलब जो कार्य कर रहे हैं। तो जब ये प्रश्न हम बना रहे हैं तो हमारे पास में पहले के जो प्रश्न हम लिखते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर सेकेंड ARC की रिकमेंडेशंस हमने लिखी हैं कि भाई ये रिकमेंडेशन आयोग ने की हैं और इनको लागू करना है, तो ये उत्तर भी वहीं से निकल के आता है। IAS के इस प्रश्न पत्र में अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बनी हुई है दूसरे क्वेश्चन के साथ में, हर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें आप ऊपर लिखते हुए आ रहे हो उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति करते 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 आपके मतलब आधे आंसर तो वैसे बन जाते हैं। और ये प्रश्न पत्र की IAS के प्रश्न पत्र की एक विशेषता होती है कि वो ये भी देखते हैं कि आप एक चीज जो लिख रहे हैं कहीं और कहीं उसके कंट्रास्ट में दूसरी तो नहीं लिख रहे हैं, और तीसरी उसके कंट्रास्ट में तो नहीं लिख रहे हैं। तो जो हम लिख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक सारे प्रश्नों के जवाब, उनमें यदि एक कंटिन्यूटी बनती है तो वो ये दिखाता है आपका एटीट्यूड कि ये किसी भी काम को जब करेंगे तो उसमें एक कंटिन्यूटी बना करके लाएंगे, और कंटिन्यूटी अगर किसी काम में होती है तो रिजल्ट निकल के आता है। ये उसका बेसिक फंडामेंटल होता है। तो जैसा कि हमने पहले के प्रश्नों में देखा है, जहाँ पे सेकेंड ARC हमने डिस्कस किया है, तो लोक सेवकों में ये मूल्य या ये रूढ़ियां एक दिन में एक रात में ना दूर हो सकती ना आ सकते, क्योंकि वो परिपक्व होके आया है किसी समाज विशेष से, किसी मान्यता विशेष से या किसी विशेष परिवेश से उसका पालन पोषण होकर के वो यहाँ तक आया है। अब यहाँ पे अगर उसमें ये चीजें लानी है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास में जो टूल्स हैं वो टूल्स सेकेंड ARC में बताए गए हैं। तो हमको उन्हीं टूल्स को यहाँ लिखना है कि भाई ये टूल्स अगर हम यूज करते हैं तो ये इसमें सुधार आ जाएगा। तो उसमें प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार, वहां भी रिकमेंडेशन की है कि उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए, लेकिन उसमें मूल्यों पे आधारित सुधार। तो आयोग ने भी यही अनुशंसा की है वहां पे, इसलिए इस चीज को यहाँ हम लिखते हैं तो ये रिलेवेंस बनता है उसका कि हाँ ये बात सही है। उसी तरह से सर्वधर्म समभाव, अब जैसे ये धार्मिक भेदभाव की बात होती है, प्रशासक के अंडर में सभी धर्मों के लोग होते हैं, तो ये सर्वधर्म समभाव और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और पे बल, इसका मतलब ये कि उसकी जो सत्यनिष्ठा है, ये सत्यनिष्ठा लोक सेवक की सत्यनिष्ठा और ये दोनों चीजें ये मेल खाती हैं एक दूसरे से। ये वहां भी मिलेगा, आप सेकेंड ARC में भी मिलेगा आपको, इसी से मिलता जुलता। तीसरी बात विविधता में एकता पे बल, ये बात सेकेंड ARC में भी मिलेगी, और ये बात वैसे भी भारत में है कि विविधता में एकता हमारी ताकत है, और इस ताकत को ही लेकर के यदि हम बढ़ते हैं सभी लोगों को एकोमोडेट करके और सभी लोगों को एकोमोडेट होने की प्रेरणा दे करके, क्योंकि ये प्रेरणा विविधता में एकता की प्रेरणा अगर समाज में पहुंचाने वाला कोई अगर है तो वो सिविल सेवक होता है। उसी तरह से अंत्योदय की संकल्पना को व्यवहार में लाना। अब ये वर्तमान में जो सरकार चल रही है या वर्तमान में जो विचारधारा चल रही है देश में, उसमें दीनदयाल उपाध्याय की ये संकल्पना अंत्योदय की समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और अगर उसका विकास होता है तो वो अपनी रूढ़ियों को भी छोड़ेगा, अपनी मान्यताओं में भी परिवर्तन करेगा, और वो जो है एक उन्नत नागरिक बन करके या समयानुकूल गुणों को लेकर के आज के समाज के साथ में वो चल पाएगा। तो इसलिए इसका रिलीवेंस यहाँ बनता है कि अंत्योदय की संकल्पना जो है उसको यदि हम व्यवहार में लाते हैं प्रशासन में, तो उससे समाज में एक समरसता आती है, समाज से रूढ़ियां निकलती हैं। उसी तरह सबसे आखिरी में इसलिए फिर मैंने लिखा कि द्वितीय लोक सेवा सुधार आयोग की आचार संहिता एवं नैतिक संहिता का पालन करवाना, और ये नेसेसरीली अगर वहां पे हम लिखते हैं इसका मतलब ये कि आपकी प्रतिबद्धता शासन प्रशासन के प्रति पुख्ता प्रतिबद्धता जो है आपकी वहां पे साबित होती है, और ये बात निकल के आती है कि आपने ये जो रूढ़ियां हैं इनको हटाना हैगा, अच्छे मूल्यों को लाना हैगा, और उसके लिए सेकेंड ARC में जितनी बातें कही गई हैं ये बातें, इन बातों से आप वाकिफ हो, और वो जो है ये प्रश्न का जो है अगर यहाँ पे लाके हम कंक्लूड करते हैं तो ये मेरे हिसाब से ये प्रश्न पूरा पूरा बनता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में विवेचना, प्रस्तावना, फिर विवेचना, विवेचना के बाद में प्रश्न के उत्तर, और ये कंक्लूड जहां ला करके मैंने किया है, ये एक संभावित बढ़िया उत्तर जो हो सकता है, क्वालिटी आंसर, वो मैंने आपके सामने रखा है। और इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GSHindi.com को। थैंक यू।